अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरीज अली मिर्जा और आज लेकर आ गए हैं बच्चों का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। अब मुझे इस बात का भी पूरा इल्म है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो पेपर की वजह से कि भाई क्या पेपर आ रहे हैं, बोर्ड क्या कर रहा है, क्या पॉलिसीज चेंज करे जा रहा है, क्या मामलात हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, मैं आपको एक सिंपल सा हल दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सा हल ले लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम्हें पहले से पता लग जाएगा पेपर में क्या आने वाला है, तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो भी देख रहा है ये वीडियो, वो सिंपल सा एक काम कर ले। पहले तो वो मुझे व्हाट्सएप कर ले कि भाई वो किस क्लास का स्टूडेंट है, नाम वाम भेज दे अपना मुझे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक एक अलादीन का चिराग है, मैं आपको वो बता देता हूं कि वो कैसे इस्तेमाल करना है। वो ऐसे इस्तेमाल करना है कि 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहली चीज है टारगेट पेपर, ठीक है। दूसरी चीज है यूट्यूब लाइव, ठीक है। और तीसरी चीज है न्यूमेरिकल वर्कशॉप। ये 3 चीजें अगर आप कर लें, मैं आपको श्योरिटी देता हूं इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल नहीं होगा। 100% हिट होगा ये बोर्ड एग्जाम, 100%, ठीक है। तो आसान सा तरीका क्या है, इधर आओ, व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें तरीकेकार समझा दूंगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया पेपर्स के हवाले से। अब पेपर्स के बाद की कहानी मैं आपको बता रहा हूं क्या होने वाली है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना, ठीक है। एक ही बार बताऊंगा। देखो भाई, मामला सारा यह है कि इस साल होने वाला है एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट। और स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है किसके लिए? होने वाला है 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चा अभी 9 में है वो मैट्रिक में, जो मैट्रिक में वो फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट ईयर में वो सेकंड ईयर में, जो सेकंड ईयर में वो आगे एमडी का डीकैट का स्कॉलरशिप टेस्ट देगा। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। 10 मई को होगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के पेपर चल रहे होंगे लेकिन काफी गैप है। टाइम टेबल आ चुका है, मैंने देख लिया है, ठीक है। डेट शीट आ चुकी है, काफी गैप है, ठीक है। मजे की बात यह कि इसकी तैयारी कहीं से नहीं करनी। ये तैयारी नहीं मांग रहा है इस टेस्ट के अंदर। मैं इस टेस्ट के अंदर मांग रहा हूं तुमने कितना पढ़ा हुआ है, एबिलिटी कितनी है तुम्हारी, मुझे बस वो दिखाओ, ठीक है। संडे वाले दिन होगा, 10 मई को होगा। हेड ऑफिस होगा हमारा नाजमाबाद पर, उसमें होगा, ठीक है। टाइमिंग होगी 3 से 5। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है मैंने, ठीक है। साथ साथ में जो टारगेट पेपर की कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वो भी जाके वहां से ज्वाइन कर लो। स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म भी फिल कर लो, लगा दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाके देख लो, ओपन करो, फिल कर दो, ठीक है। अब होगा क्या स्कॉलरशिप के अंदर? देखो भाई, तुम जिस भी नेक्स्ट क्लास में आओगे, अगर तो तुम्हारे 100% मार्क्स स्कॉलरशिप में आते हैं, तुम्हारे लिए पूरा साल फ्री है, पूरा साल फ्री, ठीक है। साथ साथ में की फीचर्स क्या है? लिमिटेड सीट्स हैं, मुख्तसर बच्चों को हमें एडमिशन देना है, जो ज़हीन बच्चे हैं उनको एडमिशन देना है, ठीक है। एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारे पास, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की। 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। 100% ऑनलाइन फ्री पोर्टल मिल जाएगा पूरे साल का, जिसके पास सारी चीजें अपलोडेड होंगी, लेक्चर, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो फिजिकल एडमिशन देगा, ठीक है। साथ साथ में पूरी करियर गाइडेंस करेंगे, पूरी करियर गाइडेंस, ठीक है, कि भाई तुम क्या पसंद कर रहे हो, आगे किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड का स्कोप है, किसका नहीं है, आज आगे चल के क्या होने वाला है। साथ साथ में तुम्हें 100% प्रीमियम नोट्स दिए जाएंगे। फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन पे आपको नोट्स दे दिए जाएंगे सारे पूरे साल के, ठीक है। साथ साथ जब इतना पढ़ते हैं थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, बाय एनुअल पिकनिक, स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। 100% बोर्ड ओरिएंटेड स्टडी होती है और साथ साथ में आपकी और आपकी पूरी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन में, जाओ फिल करो, कम्युनिटी ज्वाइन करो और इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा आगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह जो भी मसला होगा हम हाजिर हैं आपके लिए, आपको गाइड करेंगे। ख्याल रखिएगा बेटा अपना, कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक के स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशंस बाय डॉक्टर अरीज अली मिर्ज़ा। मेरा नाम डॉक्टर हसन है। हर साल की तरह इस साल भी हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पूरे साल की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में लाजमी करके जाने हैं। और हर साल ये क्वेश्चन जो हैं वो एग्जैक्टली पेपर में आते हैं, ठीक है। जो बच्चे वाकिफ़ हैं पिछले साल जिन्होंने 9 क्लास में जो है देखा था, उनको तो मालूम है। और अब जो तुम लोग हो मैट्रिक में, हम स्टार्ट लेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 से, सही है। चैप्टर नंबर 10 जो है हमारे पास, सबसे पहले जो है वो जनरल वेव प्रॉपर्टीज बुक का पहला चैप्टर है, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। पहले तो एक पेपर का पैटर्न एक डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर का पैटर्न सिंपली होता है कि हमारे पास जो है पहले एमसीक्यूज आते हैं,
ठीक है। एमसीक्यूज के बाद तुम्हारे पास सेक्शन बी होता है और सेक्शन सी होता है, ये तो सबको पता है बात। सेक्शन बी जो है वो हमारे पास 12 क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, और उस 12 में से 8 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। 12 में से 8 क्वेश्चंस करने होते हैं, और उन 12 में से मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे साथ, अगर मैं लिख के दिखा दूं तुम्हें कि हमारे पास सेक्शन बी में 8 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस करने होंगे, तो इन 12 में से मोस्ट प्रोबेबली 6 न्यूमेरिकल्स होंगे, 6 to 7 न्यूमेरिकल्स, और ये एक ऊपर नीचे हो सकता है। 6 अगर हम एवरेज निकालें तो 6 न्यूमेरिकल होंगे और 6 जो है वो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास सेक्शन सी जो होगा उसमें क्या करना होगा तुम्हें, उसमें तुम्हें सिंपल कुछ भी नहीं करना होगा, तुम्हें 6 लॉन्ग दिए जाएंगे, कितने 6, और 6 में से 4 करने होंगे, 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे लाजमी, ठीक है। और हमारे पास एक शॉट कितने नंबर का होता है, एक शॉट होगा 3 नंबर का, तो 3 और 8 शॉट करने होंगे, तो टोटल 24 मार्क्स इसके, और ये एक लॉन्ग होगा 6 मार्क्स का, ठीक है। तो 4 लॉन्ग कितने मार्क्स से हो गए, 24 मार्क्स के, तो 24 और 24 48 मार्क्स ये, ठीक है। 48 मार्क्स ये, और 12 मार्क्स के तुम्हारे एमसीक्यूज आएंगे, तो टोटल 60 मार्क्स का पेपर बन जाएगा, ठीक है। हम जो है वो थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे मैंने वर्कशॉप में करा दिए, और अभी मैं तुम्हें साथ साथ बताता जाऊंगा कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, कौन से चैप्टर से नहीं आता है। शुरू के तो मोस्ट प्रोबेबली सारे चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि साथ साथ देखते हैं। स्टार्ट लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज से। अच्छा भाई, तो ये चैप्टर क्या है, वेव्स का चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अगर सबसे पहले जो सवाल लिखूंगा वो ये लिखूंगा कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है, एक इक्वेशन ड्राइव करने को आती है और उसको कहा जाता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ड्राइव v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सबसे पहले करना, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो बहुत छोटी छोटी सी हैं, और वो क्या है, वो ब्लू बॉक्सेस में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो खोलोगे, जितनी भी डेफिनेशन ब्लू बॉक्सेस के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, जाहिर है सेक्शन बी और सेक्शन सी थोड़ी करना है, एमसीक्यूज भी तो करना है, तो वो एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है और सेक्शन बी के शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। तो ये इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली जो सवाल आएगा ना वो न्यूमेरिकल का आएगा, ठीक है। ये याद रखना कि एक हर यूजुअली वो करते क्या है कि एक चैप्टर से एक सवाल ही देते हैं, ठीक है। तो वो एक सवाल मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल का हो सकता है, और न्यूमेरिकल्स इसके तमाम जो है वो मैं करा चुका हूँ वर्कशॉप के अंदर। जिसको वर्कशॉप चाहिए वो नंबर पर रब्ता करे तो उनको मिल जाएगी। अच्छा जी, तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा हमारे पास ये जो डेफिनेशंस हैं इसके अंदर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, जितनी भी हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी की सारी मैंने टारगेट पेपर के अंदर भी लिख दी है, ठीक है। तो वो सारी करके जानी है लाजमी तौर पर, और इसमें कोई डंडी नहीं मारनी, ठीक है भाई। अच्छा भाई, उसके अलावा इस चैप्टर से सेक्शन सी में क्या आता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। क्या आता है भाई, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसके साथ बताना होता है, पहले तो मैं लिख दूं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का लॉन्ग आता है, और उसके साथ दो में से कोई एक चीज प्रूफ करने को आ जाती है। बुक अगर खोलोगे और नोट्स देखोगे अपने तो तुम्हें दिख जाएगा कि इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो सिंपल पेंडुलम आता है, प्रूफ करना होता है कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। एक तो ये प्रूफ करना होता है, और दूसरा बॉल एंड बोल सिस्टम, ठीक है। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तो सिंपल डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है, और उसके साथ साथ सिंपल पेंडुलम या बॉल एंड बोल सिस्टम को प्रूफ करना होगा। इस साल मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सिंपल पेंडुलम के आने के चांस है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये करना, उसके बाद बॉल एंड बॉल पे आना, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको छोड़ देना, करना उसको भी, लेकिन सबसे पहले और सबसे पक्का जो है वो इसको करना, ठीक है भाई। तो हमारे पास चैप्टर 10 के सारे इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं, ये कर लोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, चैप्टर नंबर 11। क्या नाम है भाई चैप्टर नंबर 11 का? चैप्टर नंबर 11 का नाम है साउंड,
इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है भाई, इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब सबसे पहले मैंने कुछ भी बताने से पहले जो है वो न्यूमेरिकल बताए, ठीक है। तो इससे जो है वो, क्योंकि इस चैप्टर की जो शॉर्ट और लॉन्ग है वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो वो कोशिश करते हैं कि एक ऐसा सवाल दे दें जो कि सिंबल एक फॉर्मूले से होता है। अच्छा, जो v इक्वल्स टू एफ लेमडा का फॉर्मूला है वो शुरू के तीनों चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। तो इस फॉर्मूले के तमाम क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से उठ के आ सकते हैं, ठीक है। और सबके सवाल जो है मैंने उसमें भी करा दिए हैं वर्कशॉप के अंदर, न्यूमेरिकल की जो वर्कशॉप रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट मैंने सबसे पहले ही लिख देता हूँ कि इसमें तो न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल के साथ साथ इसमें एक सवाल आता है, वो सवाल है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये दो फैक्टर्स आते हैं, राइट, टू फैक्टर्स, और ये दोनों याद करके जाने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा भाई, ये हो गया। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें कुछ जो पेपर में पूछी भी गई हैं, उसमें आ जाता है डिफाइन लिडार, रेडार और सोनार। ये डेफिनेशंस हैं, ये सिंपल सिंपल याद करके चले जाओ, काम आसान हो जाएगा, ठीक है, एहतियातन, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गया। उसके अलावा जो है वो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि तुम्हें जो है वही ब्लू बॉक्सेस के अंदर मिल जाएंगी। वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 क्या है भाई, क्या नाम है चैप्टर नंबर 12 का? नाम है हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर जितने भी सवाल हैं, ठीक है, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल से आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें आते हैं वो न्यूमेरिकल के सवाल हैं, ठीक है। तो लाजमी है तुम लोगों के लिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करना, जो कि वर्कशॉप में मैं करा चुका हूं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस करना। इसके जितने भी फॉर्मूलाज है ना, वो सब के सब v इक्वल्स टू एफ लेमडा से ही हो जाते हैं, ठीक है। इसी के न्यूमेरिकल्स हैं। बस यहाँ पे एक फॉर्मूले में एक चेंजेस आ जाती है कि v जो है वो असल में c हो जाती है, v जो है वो असल में c हो जाती है, और c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। इनके फॉर्मूलाज की एक खुसूसियत होती है, तो वो चेंज करके लिखनी होती है, वो मैंने न्यूमेरिकल के वर्कशॉप में भी बता दिया, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज इसमें पूछी जाती है, वो होता है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। तो मैंने बता दिया यहाँ पे, मैं तुम्हें शुरू के 3 चैप्टर का, ये तीनों चैप्टर वेव्स के चैप्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके तमाम चीजें देख चुके हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारे पास, चैप्टर नंबर 13, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा भाई, इस चैप्टर में भी सबसे पहले इसके चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। इस चैप्टर, ये वो चैप्टर है, अभी तुम देख रहे हो बोल रहे हैं सर आप तो हर चैप्टर में बोल रहे हैं, नहीं, आखिर के जो चैप्टर्स हैं उनमें न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शुरू के ना 16 तक, चैप्टर 10 से 16 तक, तो सारे ही चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम उठा के देखोगे ना, तो इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल ज्यादा आए हुए हैं और थ्योरी के क्वेश्चन जो है वो कम आए हुए हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो सेक्शन बी में ही आएगा, और वो जो है वो न्यूमेरिकल का सवाल है, ठीक है। तो वो लिख देता हूं मैं। और इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, तो उसके लिए जो ट्रिक्स हैं वो सारी की सारी मैंने वर्कशॉप में न्यूमेरिकल्स कराने से पहले ही बता दिए कि इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए तुम्हें क्या चीज याद रखनी है, ठीक है। बात समझ आई? अच्छा भाई, एक तो ये चीज। दूसरा, इसके अंदर सेक्शन बी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इसके अंदर, वो यही है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर अगर तुम उठा के भी देख लो तो ज्यादातर सवाल जो है इसके अंदर वो यही आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा इसके अंदर क्या चीज आई हुई होती है, वो सेक्शन सी के अंदर पूछी जाती है। वो क्या चीज है भाई, वो है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स
लेंस। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है, इसमें ये बताना है कि हमारे पास सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने दो पोजीशंस पे रखा है, और वो दो पोजीशन कोई भी हो सकती है जो वो बोर्ड के पेपर में देंगे। बुक के अंदर पूरी प्रॉपर्ली डिफाइन किया हुआ है कि भाई हर लोकेशन पे ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कहाँ बनेगी, और वो पूरा का पूरा एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो वो चार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो करना लाजमी है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है। तो वो सवाल जो है इस तरीके से आता है कि भाई हमारे पास, अगर मैं एग्जैक्टली पढ़ूँ, ड्रॉ रे डायग्राम्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F एंड बियॉन्ड टू F। ये सवाल 2024 में एग्जैक्टली पूछा गया है, और देखो ये 2026 पे हम, ठीक है, तो सवाल जो है वो एक साल बाद रिपीट होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, एट, फोकस एंड बियॉन्ड टू F, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी पोजीशन भी करनी है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, ये हो गया। उसके अलावा और एक्स्ट्रा चीजें अगर मैं बता दूं, एक दो चीजें, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट है, तो तुमसे वो कुछ नया भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यू चीजें में से ये करने के बाद बोल रहा हूं, पहले ये करोगे, उसके बाद अगर करना है तो मैं बता देता हूं कि उसके अंदर क्या क्या करोगे। उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो सारी मैं इसको वैसे ही ब्लू बॉक्सेस की डेफिनेशंस के फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, डेफिनेशंस, और उसके अंदर खास तौर पे उसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको अभी फिलहाल स्नेल्स लॉ नहीं लिख रहा हूं, बल्कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस लिख देता हूं, सिंपल। ठीक है, ताकि तुम लोगों के लिए आसानी हो। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये करके जाना। ठीक है, अच्छा भाई, उसके अलावा जो है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, जिसमें पावर, डिफाइन पावर, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही है, ये सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारी डेफिनेशन जो है ना बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ये सारी याद रखनी है छोटी छोटी। ये अगर न्यूमेरिकल्स में ना भी पूछे जाए ना, तो एमसीक्यूज में पूछ ले जाते हैं, तो इनको करना जो है ना बड़ा जरूरी है। ठीक है, और एक और चीज जो कि है ऑप्टिकल फाइबर्स, डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर्स, तो ये भी कर लेना। ठीक है भाई, चैप्टर 13 भी हमारे पास हो गया। दूसरी एक मोस्ट बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ दिस ईयर वो क्या है? वो है आपके पास मिर्जा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, MIHS। व्हाट इज MIHS और ये क्या है? देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों की दिली ख्वाहिश होती है कि वो आगे चल के डॉक्टर बने और वो मेडिकल फील्ड में आए। ठीक है, अब क्या ही अच्छी बात होगी कि अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही इस मेडिकल करियर का एक्सपोजर ले लें, साथ साथ में वो एक ऐसा सर्टिफिकेट हासिल कर लें कि जिससे वो आगे चल के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकें। ठीक है, अब ये क्या है थोड़ा सा समझिए। ठीक है, MIHS में एडमिशन ओपन है। ठीक है, कौन बच्चा यहां पे एडमिशन ले सकता है? जिसने मैट्रिक कर लिया है, और मैट्रिक किस में किया है? मैट्रिक किया है बायोलॉजी में। ठीक है, और मिनिमम उसकी 45% हो। ठीक है, मिनिमम 45% हो। ठीक है, अब ये कोर्सेज क्या है? देखो बेटा, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि होगा आफ्टर मैट्रिक। ठीक है, और उसमें क्या होगा? अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, पीडियाट्रिक टेक्नीशियन एंड OT, जिसको हम नॉर्मली सर्जिकल रूम कहते हैं, OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। अब ये कोर्सेज क्या है जरा समझना। देखो बेटा, आपके पास जब आप फर्स्ट ईयर में आए, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आने के बाद आप पढ़ रहे हैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर के एकेडमिक्स तो पढ़ ही रहा है, साथ साथ में वो मेडिकल करियर का एक्सपोजर भी ले रहा है, तो वो आपसे 100 गुना ज्यादा बेहतर फील्ड में परफॉर्म करेगा आगे चल के। क्यों? क्योंकि उसको पहले से पता होगा कि मेडिकल करियर में क्या होता है, MBBS किस तरीके से होगा, और फिर उसको जब एक एनवायरनमेंट दिया जाता है मेडिकल, तो फिर उसका माइंड चलने लग जाता है उसी चीज में, और फिर वो कंफर्म MBBS BDS का एग्जाम क्रैक करता है। ठीक है, तो परेशानी की बात नहीं है, हम यहां मौजूद हैं आपके लिए। आपको ना सिर्फ ये कोर्सेज ऑफर करेंगे, ठीक है, प्लस आपकी एकेडमिक्स की जिम्मेदारी भी हमारी। ठीक है, जो बच्चा 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमें ज्वाइन करता है, उसका A1 ग्रेड बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और साथ साथ में आपके बोर्ड रिलेटेड मैटर्स सारे हम डील करेंगे, आपका कॉलेज, आपकी ईच एंड एवरीथिंग हमारी जिम्मेदारी है। तो ये समझ लीजिए कि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी पढ़ाई के लिए। ना सिर्फ
आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस, बल्कि वो सर्टिफिकेट जो कि आपको आगे चल के लाखों की वर्थ देने वाला है वो, और साथ साथ में आपके 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एकेडमिक्स, एमडी कैट के एकेडमिक्स भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अब ये MIHS के जो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो क्या है, जो कि आफ्टर मैट्रिक होंगे, बट अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, पीडियाट्रिक टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ये 1 ईयर का कोर्स है जो कि साइड बाय साइड आपके फर्स्ट ईयर के साथ चलेगा। फर्स्ट ईयर भी पढ़ रहे हो, ये कोर्स भी कर रहे हो, ठीक है। 2 ईयर डिप्लोमा होता है आफ्टर इंटरमीडिएट। जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया, अब वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा गैप ईयर ले लूं, ठीक है, कि ठीक है मेरी थोड़ी परसेंटेज कम है, मैं इंप्रूव करना चाह रहा हूं, तो वो गैप ईयर तो ले, लेकिन साथ साथ में वो ये कोर्स में भी इनरोल हो जाए ताकि उसका एक्सपोजर बरकरार रहे, ठीक है। तो ये 2 ईयर डिप्लोमा है। ये क्या, अच्छा 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स आफ्टर सेकंड ईयर भी हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। 2 ईयर डिप्लोमा सिर्फ आफ्टर सेकंड ईयर हो सकता है, ठीक है। तो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नीशियन, ठीक है, एनेस्थीसिया, आईसीयू, अल्ट्रासाउंड, ये सारे टेक्नीशियन डिप्लोमाज हमारे पास इसमें एडमिशन ओपन हो चुका है, ठीक है। इन तमाम चीजों का एंट्री टेस्ट होने वाला है 31 मई 12 से 2 बजे तक एट आवर हेड ऑफिस नाजमाबाद, ठीक है। और इंशाल्लाह 9 जून को व्हाइट कोट सेरेमनी होगी, जिसमें बच्चों को व्हाइट कोट एंड ओटी स्क्रब दिए जाएंगे ताकि वो जाके हॉस्पिटल में एक्सपोजर स्टार्ट करें, और शाम में उनकी एकेडमिक क्लासेस होंगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, और साथ साथ में उनको करियर गाइडेंस दी जाएगी, साथ साथ में उनके बोर्ड रिलेटेड मैटर्स देखे जाएंगे, उनकी परसेंटेज बेहतर करी जाएगी, और इसके साथ साथ जहां जिस बच्चे को जो चीज चाहिए होगी, जो हेल्प चाहिए होगी, हमारी पूरी टीम हाजिर होगी, ठीक है। तो 9 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा, व्हाइट कोट सेरेमनी होगी, व्हाइट कोट दिया जाएगा बच्चे को, उनको ओटी स्क्रब्स दिए जाएंगे, और उनको जो है वो मेडिकल फील्ड के लिए तैयार किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा दिया गया है। इस एंट्री टेस्ट की कोई फीस नहीं है, आप एंट्री टेस्ट आगे दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मौजूद है, जाओ वो भी फिल कर दो, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 14 पे। चैप्टर नंबर 14 क्या नाम है हमारे चैप्टर नंबर 14 का? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी अगर हम सेक्शन बी वाइज चलें, क्योंकि जाहिर है न्यूमेरिकल तो सेक्शन बी में ही आते हैं, तो इससे भी न्यूमेरिकल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के बाद जो है वो तुमसे जो चीज पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि भाई हमारे पास कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्वेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की जो इक्वेशन है वो भी ड्राइव करने को दी जा सकती है, तो उसको छोड़ना नहीं, ठीक है, वो लाजमी करना। कौन, अच्छा पैरेलल के साथ साथ सीरीज भी कर लेना, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है, सिर्फ उल्टा है, तो सीरीज भी कर ही लेना, सीरीज की इक्वेशन, ठीक है। उसके साथ साथ अब सेक्शन सी के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है कूलम्स लॉ, स्टेट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पूछा जा सकता है, और एंड ये अकेले नहीं आता है कि डिफाइन कूलम लॉ, बल्कि सवाल आता है स्टेट कूलम्स लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशंस, ठीक है। बुक के अंदर इसकी लिमिटेशन लिखी हुई, कोई भी 5 या 6 याद करके चले जाना, ठीक है। लिमिटेशंस एटलीस्ट एनी 5 जरूर करना, ठीक है। ये मैंने क्या बता दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। उसके बाद सेक्शन बी में वो तुमसे डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारी चीजें, ये ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, ये सारी डेफिनेशन छोटी छोटी जो है वो तुम्हें दिख जाएंगी सामने कि यार ये इंपॉर्टेंट है, और ये अगर यहाँ ना भी पूछी गई तो इनके जो सवाल हैं वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आ सकते हैं, क्योंकि इनके फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ठीक है, और एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के हर फॉर्मूले का न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के हर फॉर्मूले का न्यूमेरिकल मैं न्यूमेरिकल की वर्कशॉप में करा चुका हूँ, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला इसका छोड़ा हुआ नहीं है, बाकी का भी नहीं छोड़ा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें फॉर्मूला ज्यादा है, ठीक है। तो इसको बता रहा हूँ कि हर फॉर्मूले का सवाल जो है इस चैप्टर के मैं वर्कशॉप के अंदर करा चुका हूँ,
ठीक है, तो न्यूमेरिकल जरूर छोड़ना नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15 क्या है भाई हमारे पास? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 15 हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से चैप्टर है, और ये चैप्टर के अंदर हमारे पास सबसे पहले दोबारा यहाँ पे न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये तो देखो चैप्टर 13, 14, 15, 16 ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूमेरिकल्स के हवाले से, सही है। न्यूमेरिकल सबसे पहले, उसके बाद इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ, फिर हमारे पास रेजिस्टर के कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के नाम से इसको पूछ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्वेशन डेरिवेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं, तो ये करके लाजमी जाना। अच्छा जी, ओके, सही है। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पे ना एक चीज लिख दी, और वो ये कि ये कूलम्स लॉ के साथ लिमिटेशन नहीं आती, बल्कि ओहम्स लॉ के साथ लिमिटेशन आती है। यहाँ पे तो सिंपल कूलम्स लॉ पूछते हैं, ठीक है, और उसका फॉर्मूला ड्राइव करने को बोलते हैं, ड्राइव इट्स फॉर्मूला, ठीक है, ये है असल, इसको करेक्ट कर लेना। और यहां पे आता है ओहम्स लॉ, ठीक है। अच्छा जी, ओहम्स लॉ, और सेक्शन सी में पूछा जाता है, ये भी याद रखो, ठीक है, ओहम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस, ये मैंने यहाँ पे लिमिटेशंस लिख दी, और ये कोई 5 करके जाना लाजमी, कम से कम बोलना, इससे ज्यादा कर लेना, ताकि अगर पेपर में भूल भी जाओ तो इतनी तो याद हो, ठीक है। तो ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सवाल है, ये दोनों सवाल, ये और ये दोनों सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं इन दोनों को लिख दूं तो ये सेक्शन सी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको याद रखना, ठीक है भाई। अच्छा भाई आ जाओ चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 क्या है भाई? इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ये आखिरी चैप्टर है जो कि न्यूमेरिकल्स के लिस्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें सबसे पहले दोबारा न्यूमेरिकल्स, इसके भी हर फॉर्मूले का न्यूमेरिकल में करा चुका हूं, इसके अंदर भी अच्छे खासे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं भाई, वो सबसे पहले आता है इसमें फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, जिसको हम F इक्वल्स टू बिल साइन थीटा भी कहते हैं। इसका न्यूमेरिकल भी मैंने करा चुका हूं वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। तो ये सवाल ड्राइव करने को आ सकता है कि भाई ये इक्वेशन ड्राइव करें, ठीक है। उसके अलावा जो है वो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल का सवाल भी आ सकता है। वो फॉर्मूला क्या होता है भाई? T इक्वल्स टू टॉर्क इक्वल्स टू PINA cos अल्फा, बिना cos अल्फा लिखते हैं इसको हम, इसका भी फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल भी आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका न्यूमेरिकल भी, तो कर लेना, ठीक है भाई। ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई? न्यूमेरिकल मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसके फॉर्मूला से सीधा सीधा न्यूमेरिकल आता है। हाँ अच्छा, यहाँ पे जो है चैप्टर के हमारे साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है डीसी मोटर, ठीक है, इसकी भाई कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आती है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और साथ साथ एसी जनरेटर भी पूछते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी भाई कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों चीजें आ जाएंगी। साथ साथ इसके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है, जो कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 2024 में पूछा गया था और 26 के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। वो कौन सा सवाल है? वो है ट्रांसफॉर्मर का सवाल। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर का सवाल पता है किस तरीके से आता है? ट्रांसफॉर्मर का जो सवाल आता है वो आता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर बताओ, उसके बारे में बताओ, और ये भी बताओ कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी कि
एंड इट्स प्रिंसिपल, ठीक है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे वो काम करता है। तो बच्चों को मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता कि भाई ट्रांसफार्मर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन इटसेल्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे पास जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के बगैर पेपर नहीं निकलेगा तुम्हारा। अच्छा जी, ये हो गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और लिख लो मेरी तरफ से, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ भी कर लेना, ठीक है। फैराडे लॉ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते नहीं है लेकिन क्योंकि बुक आए हुए 3 से 4 साल हुए हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो है वो जरूर कर लेना लाजमी। अच्छा भाई, ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 16 तक। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 17 पे। चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18, ये दोनों जो चैप्टर हैं बिल्कुल न्यूली ऐड हुए हैं बुक में, इससे पहले किसी बुक में नहीं थे वो, ठीक है। इससे बाकी जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं वो तो पुरानी बुक में भी थे, लेकिन जब से बुक चेंज हुई है तो ये बिल्कुल न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इसके जाहिर है हम जो है वो बहुत बड़ी इसकी कोई टेंडेंट नहीं है कि हम बोलें कि यार इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को उसके इंपॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो वो जरूर कर लेना ताकि जो है वो एक सेफ साइड के लिए तुम लोग आराम से हो जाओ। सबसे पहले तो सिंपल जो सवाल पूछे गए हैं वो क्या क्या है उसमें तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि है डिजिटल एंड एनालॉग के अंदर जो है वो डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से डिफरेंस पूछा गया है, शॉर्ट में पूछा गया है। 3 डिफरेंस बस याद करो, मतलब याद तो ज्यादा कर लेना, 3 लिख के आना, 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, उसके साथ साथ थर्मियोनिक एमिशन का सवाल भी कर लेना, इसके साथ साथ थर्मियोनिक एमिशन का सवाल भी लाजमी कर लेना, ठीक है। और लॉन्ग में इससे सवाल पूछा जाता है सीआरओ का, डिफाइन सीआरओ। ये 3 सवाल तो सबसे पहले कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो और क्या क्या चीजें करनी है वो मैं बता दूं, वो लिख लो। सबसे पहले तो रोल ऑफ वैक्यूम ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना। रोल ऑफ वैक्यूम ट्यूब कर लेना। उसके साथ साथ फंक्शन ऑफ डेक, फंक्शन ऑफ डीएसी डेक, ठीक है, ये कर लेना। और साथ साथ इसके जाहिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है और वो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पूछा नहीं गया अभी तक, मजे की बात देख रहे हो तो, लेकिन सेफ साइड के लिए इसको जरूर करना। और ये जो सवाल है ना ये एमसीक्यू में तो आ ही सकते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट के सवाल जो है वो, तो लॉजिक गेट जितने टाइप्स के हैं वो सारे भी याद कर लेना, ठीक है। तो लाजमी है करना अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर बिल्कुल अच्छा हो, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें भी करके जानी पड़ेंगी। अच्छा भाई, ये था चैप्टर 17 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 18 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी, ठीक है भाई। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बाकी के मुकाबले में कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि तुम इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ो, इससे देखो 2024 में सवाल भी आया हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ के नहीं जाना। वो क्या है भाई, व्हाट इज इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। तो इंफॉर्मेशन स्टोरेज
डिवाइसेस। ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस का डिफाइन करना है और इसके जो है वो एनी सिक्स इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस बतानी भी है और उसके यूजेस भी बताने हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो है सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है वो और एक्स्ट्रा चीजें जो न्यू है जो हमें लगती है कि इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है भाई। सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भाई हमारे पास जो है वो जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, क्या है भाई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी का सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय आईसीटी या डिफाइन आईसीटी। ठीक है, डिफाइन आईसीटी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके अलावा जो है वो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, डिफरेंसेस हैं, जिसमें प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजिंग, इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। उसके अलावा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज इंटरनेट पूछा जा सकता है। ये वही बात आ गई कि इसके ना छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, स्कैटर्ड है, लेकिन ये कर लेना कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट डिफाइन इंटरनेट के नाम से पूछा जा सकता है। उसके अलावा तुमसे क्या बोला जा सकता है भाई, इंटरनेट ठीक है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो इस चैप्टर का क्या है, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो मैंने रेड से लिखे हैं ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी बन ही रही है 10 ईयर, आगे 5 साल में इनके अंदर से बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। ठीक है, तो उस वक्त तो बच्चों के लिए आसानी होगी, लेकिन मैं तुम लोगों की आसानी करने के लिए पहले से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक खोलोगे तो वो तो तुम्हें बहुत ज्यादा मटेरियल दिखेगा, उसके अंदर ये टॉपिक्स जो है सिर्फ कर लोगे तो तुम्हारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 18 आईसीटी। अच्छा भाई, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 क्या है भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर से एक लॉन्ग आता है जिसको हम कहते हैं गीगर एंड मार्टसन एक्सपेरिमेंट। लॉन्ग का सवाल है, पूछा जाता है, तो ये जो है वो लाजमी कर लेना। अच्छा, इसी का ना दूसरा नाम, इसी को दूसरे फॉर्म में पूछा जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से। ठीक है, तो ये एक ही सवाल है असल में गीगर और मार्टसन ने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के नतीजे हैं वो रदरफोर्ड ने बताए थे कि भाई एक्सपेरिमेंट कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये तुम चैप्टर खोलोगे तो पहले पेज पे तुम्हें मिल जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सेक्शन सी के लिए, लॉन्ग के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो यहाँ पे एक और सवाल है जो कि सेक्शन बी में पूछा जा सकता है, वो है आइसोटोप्स, डिफाइन आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स की डेफिनेशन बताओ और कोई एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, आइसोटोप्स की क्या एग्जाम्पल है, तो ये सवाल भी कर लेना। अच्छा भाई, इसमें अंदर एक और सवाल पूछा जाता है और वो कभी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और वो जो है वो सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। वो सवाल क्या है, वो सवाल है कि भाई हमें ना सवाल ऐसे दे दिया जाएगा कोई एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कैसे लिखूं, चलो लिख देता हूं, यूरेनियम 92 235, और बोले आएगा इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो ये भी निकालना आना चाहिए। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो है वो ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज में तो पूछता ही है, तो ये याद रखना कि किस तरीके से निकलते हैं। ठीक है, तो ये सीख लेना। ठीक है, बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। हमारे पास जो 235 होता है ये असल में एटॉमिक मास होता है, इसको हम ए कहते हैं, और ये जो 92 होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, इसको हम जेड कहते हैं। ए में से जेड माइनस करो तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन्स नंबर पता चल जाएंगे, न्यूट्रॉन्स
ये जो न्यूट्रॉन्स है, और हमारे पास ये जो 92 होता है ये एटॉमिक नंबर, ये डायरेक्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, ठीक है। तो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें छोटा सा जल्दी से करके भी दिखा दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, और कोई खास नहीं। देखो मैंने तुम्हें इसका न्यूमेरिकल भी कोई नहीं बोला, ठीक है। अच्छा भाई, आ जाओ अब चैप्टर नंबर 20 पे। अभी तो हमने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। अच्छा भाई, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक इससे इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी। उसके अलावा भाई इसी के अंदर सवाल पूछा जाता है रेडिएशन हैजर्ड्स बताओ, ये बिल्कुल बुक के चैप्टर के आखिर में, रेडिएशन हैजर्ड्स बताओ और सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक है। बुक में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और 6 बुक में जो पूछे गए हैं, पहले जो पूछे गए थे तो मेरे ख्याल से सिर्फ 6 पूछे गए थे, ठीक है। तो तुम लोग भी इतने तो कर ही लेना, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? फिजन एंड फ्यूजन, ठीक है भाई। फिजन एंड फ्यूजन का सवाल भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो प्रॉपर लॉन्ग में पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है फिजन चेन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। ये तुमसे वो लॉन्ग के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अंदर तुम्हें डायग्राम भी बनानी पड़ेगी फिजन चेन रिएक्शन की, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे डीके पूछे जाते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके। तो उसके अंदर होता क्या है? अल्फा, बीटा एंड गैमा डीके, इनके अंदर होता क्या है, तो वो भी याद रखना लाजमी है, ठीक है। तो भाई ये सब चीजें जो है वो हमने बता दी। हमारे पास इन टॉपिक्स के अलावा मुश्किल ही है कि कोई सवाल आए, ठीक है। तो ये टॉपिक्स भी अगर कर लिए तो तुम्हारा आराम से जो है वो पूरा का पूरा पेपर निकल जाएगा। ये याद रखना कि सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करना पेपर के अंदर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। थ्योरी के अंदर कुछ भी कर लो, चांस होता है कि नंबर जो है वो कट सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो पूरे के पूरे होते हैं। न्यूमेरिकल की पूरी वर्कशॉप रिकॉर्डेड है हमारे पास। जो नंबर है वो मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा नंबर है, इस नंबर में मैसेज करो, बल्कि सर के नंबर पे मैसेज करना, ठीक है। नंबर तुम्हारे पास गिवन है, नीचे कमेंट कर लो, कमेंट में तुम्हें बता दिया जाएगा नंबर। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो इसी के अंदर से आएंगी, तो पेपर आसान आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। बच्चे घबरा रहे हैं क्या होगा सर, कोई मुश्किल नहीं, इन्हीं चीज़ें जो मैंने बता दी ये कर लो, बहुत है। और ये करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर तुम अभी भी स्टार्ट करो तो, ठीक है। और बाकी जो है वो ये कि भाई हमारे पास जो है वो 10 मई को हमारे पास न्यू बैचेस का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो है, जिसमें बहुत ही कम बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, और पूरे साल के लिए जो है वो लिमिटेड सीट्स हैं जिनको बच्चों को स्कॉलरशिप के थ्रू फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी क्यूरीज है वो कमेंट करें, तो उनको जो है वो नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे, और पेपर्स के बाद बताना, ठीक है, मैसेज करके बताना कि सर हाँ ये सवाल लगे थे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।